नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड एट वॉर। मेरा नाम मोहम्मद सालेह है। इजराइल और फिलिस्तीन की पवित्र धरती एक बार फिर सुलग रही है। हिंसा का यह दौर पिछली फरवरी से शुरू हुआ था, जब इजराइल ने फिलिस्तीनियों के इलाके में लगातार छापेमारी शुरू की थी। डर है कि वक्त के साथ बिगड़ते जा रहे ये हालात कहीं पूरी तरह से बेकाबू ना हो जाएं। इजराइल के कब्जे वाले पूर्वी जेरूसलम के एक यहूदी मंदिर यानी एक सिनेगॉग के पास एक फिलिस्तीनी बंदूकधारी ने 7 लोगों को मार दिया। इससे पहले फिलिस्तीन के जनीन नाम के एक कस्बे पर इजराइल ने भयंकर हमला किया। इस हमले में 10 फिलिस्तीनी मारे गए थे, जिनमें एक 61 साल की एक महिला भी थी। सवाल यह है कि हिंसा के इस दौर को हवा कौन दे रहा है? ऐसा क्यों लगता है कि आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ जाएंगे? इजराइल फिलिस्तीन के बीच संघर्ष में केंद्र है पवित्र शहर यरूशलेम। लिहाजा यहाँ हिंसा की कोई घटना होती है तो जवाब भी उतना ही मुंह तोड़ तरीके से आता है। 27 जनवरी को 21 साल का एक फिलिस्तीनी बंदूकधारी एक सिनेगॉग के सामने कार से उतरा और गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस हमले में 7 लोग मारे गए और 3 लोग जख्मी हो गए। धुर दक्षिणपंथी पार्टी की अगुवाई कर रहे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इस हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। मैंने सुरक्षा अधिकारियों से पूरे हालात का ब्यौरा लिया है। हमने तय किया है कि हम फौरन कुछ कदम उठाएंगे। कल जब चबाड़ खत्म हो जाएगा तब मैं कैबिनेट के साथ बैठूंगा और हम ये तय करेंगे कि हमें किस तरह का जवाब देना है। मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि हमें बहुत सोच समझकर मजबूत कदम उठाना है। मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि वो कानून को हाथ में लेने की कोशिश न करें। इस काम के लिए हमारे पास सेना, पुलिस और सुरक्षा बल हैं। वो लोग कैबिनेट के निर्देश के मुताबिक कदम उठाएंगे और आगे भी काम करते रहेंगे। शुक्रिया। सिनेगॉग पर हुई गोलीबारी फिलिस्तीन के इलाके में हुई इजरायली हवाई हमले का जवाब थी। इजरायली सेना ने एक फुटेज जारी किया है जिसमें कुछ बड़े विस्फोट होते हुए देखे जा सकते हैं। इजराइल का दावा है कि उनके लड़ाकू विमानों ने जमीन के नीचे बनाए गए हमास के अड्डों को निशाना बनाया। उन जगहों पर रॉकेट बनाए जाते थे। इजराइल का दावा है कि उसके हमले में कोई भी जख्मी नहीं हुआ। इस हमले से पहले हमास ने इजराइल के शहर अश्कलोन पर रॉकेट दागे थे, जिन्हें इजराइल के आयरन डोम ने नाकाम कर दिया। हमास का दावा है कि उसने इजराइल पर कुछ देसी रॉकेट दागे थे। उनका दावा है कि यह हमला फिलिस्तीनी कस्बे जेनिन पर हुई इजरायली छापेमारी के जवाब में किया गया, जिसमें 10 फिलिस्तीनी मारे गए थे। इजरायली बलों के इस वीडियो में आप घर घर जाकर की जा रही छापेमारी का हाल देख सकते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि इस पवित्र जमीन पर क्या कुछ हो रहा है। सच तो ये है कि यहाँ पर जो भी घटना होती है उसकी वजह कोई और घटना होती है। यहाँ पर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच होने वाली किसी भी हिंसा का जवाब उससे भी ज्यादा भीषण हिंसा से दिया जाता है। तनाव बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद बातचीत पर माहौल को शांत करने के बजाय एक दूसरे को उकसाने वाली कार्रवाई जारी है। विवादों में रहने वाले इजराइल के आंतरिक मंत्री इतमा बिन गविया ने हाल ही में फिलिस्तीन के सारे झंडों को उतार लेने का आदेश दिया। उनकी दलील थी कि फिलिस्तीनी झंडों को दिखाने का मतलब खुद को आतंक के सामने दिखाना है। अल-अक्सा मस्जिद परिसर में बिन गाविया के दौरे ने लोगों को भड़का रखा है। अल-अक्सा मस्जिद इस्लाम में तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद है, जिसकी देखभाल करने वाले जॉर्डन ने धमकी दी है कि अगर वहाँ कोई बदलाव किया गया तो वो संघर्ष के लिए भी तैयार है। अल-अक्सा मस्जिद के परिसर को यहूदी द टेम्पल माउंट कहते हैं और यहूदी लोग इसे सबसे पवित्र जगह मानते हैं। जाहिर है कि यरूशलेम साझा विरासत का शहर है। इस साझा विरासत का मतलब है और ज्यादा संघर्ष। हाल ही में हुई हिंसा में घटनाओं और हत्याओं से साफ है कि इजराइल और फिलिस्तीन किसी बड़े संघर्ष के लिए कमर कस रहे हैं। जीवन के लिए पानी का होना एक बुनियादी जरूरत है। पानी संघर्ष और लड़ाइयों की भी वजह बन सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पानी जंग के हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है? नदी की ऊपरी जलधारा वाले देशों के पास नदी के बहाव को कंट्रोल करने की ताकत होती है। वो अपने हिसाब से
निचली जलधारा वाले देश में बाढ़ या सूखा लाने की ताकत रखते हैं। इस हफ्ते चाइना के नए बांध की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। चाइना ये बांध गंगा की एक सहायक नदी पर बना रहा है। भारत, नेपाल और तिब्बत की सीमाओं के मिलने वाली जगह पर इस बांध का निर्माण 2021 से हो रहा है। इन सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहां पर चाइना एक जलाशय और एक ऊंची दीवार वाला बांध मचबा सांगपो नदी पर बना रहा है। चाइना की मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माणाधीन बांध से मध्य चीन के थ्री गॉर्जेस डैम के मुकाबले 3 गुना ज्यादा बिजली पैदा की जा सकती है। फिलहाल दुनिया में सबसे ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पैदा करने वाला बांध थ्री गॉर्जेस डैम ही है। 2019 तक के आंकड़ों के मुताबिक चाइना पानी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने वाले देशों में सबसे आगे है। अमेरिका, ब्राजील और कनाडा जितनी पनबिजली मिलकर बनाते हैं, चाइना अकेले ही उनसे ज्यादा पनबिजली बना लेता है। पानी से बिजली पैदा करने के लिए बांध बनाना एक अलग बात है, लेकिन निचली जलधारा वाले मुल्क के लिए परेशानी खड़े करने के लिए बांध बनाना एक बिल्कुल ही अलग मुद्दा है। हाल के दिनों में चाइना की इस तरह की मंशा और ज्यादा दिखाई पड़ने लगी है। 2017 में डोकलाम में चली 73 दिन की लामबंदी के बाद से ही चाइना ने भारत के साथ हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करना बंद कर दिया था। चाइना ने बहाना बनाया था कि हाइड्रोलॉजिकल डेटा जमा करने वाले उसके केंद्र बाढ़ में बह गए थे। तिब्बत को एशिया का वाटर टावर भी कहा जाता है। ये एशिया की 10 बड़ी नदियों का उद्गम स्थल भी है। ये नदियां दुनिया के कुछ सबसे घनी आबादी वाले मुल्कों तक ताजा पानी पहुंचाती हैं। इनमें चाइना, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया जैसे मुल्क शामिल हैं। 1951 में तिब्बत को अपने साथ मिला लेने के बाद चाइना का अब इस इलाके में ताजा पानी के स्रोतों पर पूरा कब्जा है। रणनीतिक जानकारों की दलील है कि आज नहीं तो कल वाटर टावर ऑफ एशिया के नाम से मशहूर ये इलाका सबसे बड़े संघर्ष का मैदान भी बन सकता है। सिंधु घाटी की नदियों के पानी को साझा करने के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि है, लेकिन नदियों के पानी के इस्तेमाल पर हिंदुस्तान और चाइना के बीच ऐसा कोई समझौता नहीं है जिसे दोनों देशों के लिए मानना जरूरी हो। तिब्बत जियोलॉजिकल नजरिए से भी अस्थिर है। इस वजह से यहां पर जमीन के नीचे सीस्मिक हलचल होती रहती है। इसके बावजूद अपनी 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत चाइना ने इस इलाके में पूरी रफ्तार के साथ कई बांधों का निर्माण शुरू कर दिया है। चाइना इन बांधों को ब्रह्मपुत्र, सिंधु, येलो रिवर, यांगजी, मेकोंग और साल्विन नदी पर बना रहा है। दुनिया की सबसे लंबी नदियों में एक ब्रह्मपुत्र की तेज रफ्तार जलधारा को चाइना ने कई जगह पर बांध बनाकर धीमा कर दिया है। ब्रह्मपुत्र की मध्य धारा पर डागू, जिएक्सू एंड जिएचा बांधों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। चाइना की दलील है कि इन बांधों से हिंदुस्तान की तरफ बहने वाली जलधारा पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोजेक्ट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन प्रोजेक्ट्स के लिए पानी के एक हिस्से को बिजली पैदा करने वाली टरबाइन्स की तरफ मोड़ दिया जाएगा। इसके बाद मोड़ी गई जलधारा को नदी के मुख्य धारा तक लाकर उसे दोबारा मिला दिया जाएगा। लेकिन यहां पर भी चाइना पूरी सच्चाई नहीं बता रहा है। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स के तहत दिन के वक्त में पानी की बड़ी मात्रा को एक जलाशय में इकट्ठा कर लिया जाता है और शाम के वक्त जब बिजली की मांग सबसे ज्यादा होती है तब उस पानी को बड़ी तेजी से छोड़ा जाता है ताकि उससे बिजली बनाई जा सके। इस वजह से नदी की धारा में बड़े पैमाने पर रुकावट आती है। भूगर्भीय हलचल के नजरिए से हिमालय जैसे संवेदनशील जगह पर बड़े बांध बनाने से भूकंप आने का खतरा बढ़ जाता है। चाइना पीओके में भी पाकिस्तान को दियामार बाशा बांध बनाने में मदद कर रहा है। दरअसल चाइना दक्षिण एशिया में जल दादागिरी की ताकत हासिल करना चाहता है। अगर चाइना पारदर्शी तरीके से बर्ताव नहीं करता है, अगर वो दो देशों के बीच बहने वाली नदी के पानी का वाजिब बंटवारा नहीं करता है,
और अगर वो बाढ़ और सूखा लाने के तौर तरीके अपनाता है तो सवाल यह है कि हिंदुस्तान के पास क्या विकल्प है। सबसे पहला विकल्प यह है कि भारत निचली जलधारा वाले देश के तौर पर अपने अधिकारों को लागू करने की मांग कर सकता है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन के आर्टिकल 5 के दूसरे हिस्से में इन अधिकारों के बारे में साफ साफ लिखा गया है। इनमें कहा गया है कि नदी के पानी पर पहला अधिकार घाटी के इलाके में रहने वाले लोगों का होता है। दूसरी बात यह है कि नदी के पानी को उसके रास्ते में पड़ने वाले अगले मुल्क की सहमति के बगैर उस पानी को ना ही रोका जा सकता है और ना ही उसे मोड़ा जा सकता है। अगर मान भी लें कि चाइना इन समझौतों का उल्लंघन नहीं करेगा, फिर भी सच यह है कि चाइना भारत में सूखा या बाढ़ लाने की क्षमता जुटाने की दिशा में काम कर रहा है और बांध से पानी रोककर किसी मुल्क में सूखा लाना या अचानक से पानी छोड़कर किसी मुल्क में बाढ़ ले आना जिसमें हजारों लोगों की मौत हो जाए, एक तरह से ये एक युद्ध की घोषणा होती है। और अगर कोई देश जानबूझकर इस तरह का आपराधिक बर्ताव करता है तो वो दूसरे मुल्क को इस बात के लिए उकसाएगा कि उसके बांध को मिसाइल का निशाना बनाकर ध्वस्त कर दे। और बड़ा तथ्य यह है कि भारत निचली जलधारा के देश के तौर पर अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए हर तरह के विकल्प को आजमाने में सक्षम भी है। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये दुनिया के सबसे स्थिर मुल्कों में से एक है। लेकिन इस हफ्ते जर्मनी की पुलिस ने नवनाजी संगठन राइक्सबर्ग मूवमेंट के 5 सदस्यों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है। उन सभी को पिछले साल अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था। कथित तौर पर वो सभी गृह युद्ध भड़काने की साजिश रच रहे थे, जिसका मकसद प्रथम विश्व युद्ध के पहले जर्मन साम्राज्य को दोबारा से जर्मनी में स्थापित करना था। लेकिन सवाल यह है कि वो लोग इस साजिश को अंजाम देने के लिए क्या करने जा रहे थे। ये एक ऐसी तस्वीर है जिसे जर्मनी के लोग लंबे वक्त तक भुला नहीं पाएंगे। जर्मनी के मीडिया में टेरर ग्रैनी यानी आतंक की नानी के नाम से पुकारी जाने वाली 75 साल की रिटायर्ड टीचर एलिजाबेथ आर एक पुलिस हेलीकॉप्टर से उतरी। उन्हें अदालत ले जाया गया। उन्हें एक आतंकी सेल का सरगना बताया जा रहा है जिसके 4 और सदस्य हैं। उन सभी पर देशद्रोह का आरोप है। आरोप है कि उन्होंने जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री कार्ल लाउटेबैक के अपहरण की साजिश रची। उन पर देश में गृह युद्ध भड़काने के इरादे से जर्मनी के इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पर हमला कर राष्ट्रव्यापी ब्लैकआउट करने की साजिश रचने का भी आरोप है। जर्मनी की शासन व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने के बाद वो लोग अतीत की जर्मन राजशाही को दोबारा स्थापित करना चाहते थे। महामारी के दौरान सख्त लॉकडाउन लगाने वाले स्वास्थ्य मंत्री कार्ल लाउटेबैक इन नव नाजी गुटों के सबसे पसंदीदा निशाना रहे हैं। हाँ, मैं अब तक हुई जांच के बारे में आए ब्यौरे से बहुत हैरान हूँ। खबर है कि आधुनिक जर्मन राज्य की खुलेआम और लगातार मुखालफत करने वाली एलिजाबेथ आर की पेंशन की सुविधा छीन ली गई। अपनी गिरफ्तारी से पहले उसने अपने साथियों को विस्फोटक और हथियार जुटाने की डेडलाइंस और बाकी निर्देश दिए थे। पुलिस ने एक संदिग्ध के घर से एक क्लाशिनिकोव राइफल और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों द्वारा पहनी जाने वाली एसएस यूनिफॉर्म बरामद की है। लेकिन ये कोई अकेली छापेमारी नहीं थी। 7 दिसंबर 2022 को जर्मनी की पुलिस के 3000 से ज्यादा लोगों ने करीब 130 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसमें राइक्सबर्ग मूवमेंट के 25 सदस्य गिरफ्तार किए गए थे। इनमें जर्मनी के पूर्व राजशाही के वंशज हाइनरिक 13वें भी शामिल थे। उनके साथ जर्मनी की संसद का एक पूर्व सदस्य और एक रिटायर्ड फौजी भी गिरफ्तार किया गया। इन सभी लोगों पर जर्मनी की संसद पर धावा बोलकर सरकार का तख्ता पलटने की साजिश रचने का आरोप है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्जने ने माना है कि नव नाजी गुट आधुनिक जर्मनी के लिए किस स्तर का खतरा बनते जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जर्मनी के सुरक्षा तंत्र के पास ऐसी चुनौतियों का सामना करने की पर्याप्त ताकत है। Unter den Beschuldigten
आरोपियों में जर्मन बंडस्टैग के पूर्व AfD सदस्य क्या होना बहुत ही बड़ी और हैरान कर देने वाली बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर कोई जानता है कि हम एक ऐसे देश हैं जिसमें इसका जवाब देने की ताकत है। हम ऐसे लोकतंत्र हैं जो इसका सामना कर सकता है, जो कानून तोड़ने और ऐसी कोशिशों और साजिशों से अपने सुरक्षा इंतजाम के जरिए निपट सकता है और पूरी ताकत के जरिए उसे कुचल सकता है। जर्मनी के समान में राइखबर्ग मूवमेंट के लोग लंबे वक्त तक हंसी का पात्र बनते रहे हैं। राइखबर्ग मूवमेंट को क्रैकपॉट मूवमेंट के नाम से भी जाना जाने लगा। जर्मनी के खुफिया विभाग के मुताबिक अनुमान है कि फिलहाल राइखबर्ग मूवमेंट में 21,000 लोग शामिल हैं। इनमें 10% लोग ऐसे हैं जो बहुत ही हिंसक प्रवृत्ति वाले हैं। राइखबर्ग मूवमेंट में शामिल लोग अपनी करेंसी छापते हैं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं। ये लोग जर्मनी की सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स भी नहीं देते। ये सभी लोग अतीत की जर्मन राजशाही को दोबारा स्थापित करने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। अपने इस मकसद को हासिल करने के लिए राइखबर्ग मूवमेंट के लोग हिंसा और फौजी तरीकों को भी अपनाने के लिए तैयार हैं। 23 जनवरी को सोमालिया में अमेरिकी हवाई हमले में अल-शबाब के 2 आतंकवादी मारे गए। अमेरिकी सेना ने सोमालियाई सरकार के कहने पर यह हवाई हमला किया था और इसे सामूहिक आत्मरक्षा के लिए की गई कार्रवाई बताया था। हाल के दिनों में अल-शबाब के खिलाफ अमेरिका की यह दूसरी एयर स्ट्राइक थी। इसके बावजूद अल-शबाब सोमालिया में लगातार हमले किए जा रहा है। तो सवाल यह उठता है कि सोमालिया की सरकार अल-शबाब पर लगाम कसने में नाकाम क्यों हो रही है। हमारी अगली रिपोर्ट इसी विषय पर है। 22 जनवरी को अल-शबाब के आतंकवादियों ने पहले एक बड़ा विस्फोट किया, फिर मध्य मोगादिशु में मेयर के कार्यालय पर हमला बोल दिया। मोगादिशु के भारी सुरक्षा वाले इलाके में स्थित मेयर का दफ्तर राष्ट्रपति के कार्यालय से बमुश्किल 1 मील की दूरी पर है। इसके बाद आतंकवादियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई गोलाबारी में 6 नागरिक मारे गए। लगभग 4 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद सभी 6 हमलावर मारे गए। 5 हमलावरों की लाशें अब आप देख चुके हैं। एक और आतंकी था जिसने गेट पर खुद को उड़ा लिया। कुल 6 हमलावर थे और सभी सुरक्षा बल के हाथों मारे गए। दूसरी तरफ इस हमले में 6 नागरिकों की भी मौत हुई है। इसके अलावा और किसी के घायल या मरने की खबर नहीं है। इस हमले से अल-शबाब ने एक बार फिर जता दिया कि वो जब चाहे नागरिक और सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है। इस हथियारबंद आतंकी गुट ने 2006 से सोमालियाई सरकार के खिलाफ खूनी विद्रोह छेड़ रखा है। पिछले साल अगस्त में राष्ट्रपति हसन शेख महमूद ने इस आतंकवादी गुट के खिलाफ पूर्ण युद्ध की घोषणा की थी। इसके बाद सोमालियाई सेना और स्थानीय कबीलों के लड़ाकों ने एक बड़ा हमला किया और मध्य सोमालिया के एक बड़े इलाके को आतंकियों से छीन लिया। सोमालिया सरकार को अमेरिका और अफ्रीकी संघ से भी समर्थन मिल रहा है। थोड़े वक्त के लिए अल-शबाब ने सोमालिया की राजधानी मोगादिशु पर भी कब्जा करने में कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन उसके बाद उन्हें अफ्रीकी संघ की मिली-जुली सेना ने उखाड़ फेंका। लेकिन अल-शबाब का मध्य और दक्षिण सोमालिया के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बड़ा असर है। पिछले साल अगस्त में शुरू किए गए हमलों के बाद अल-शबाब ने अक्टूबर में एक बड़ा हमला किया, जब उसने शिक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया। 2 गाड़ियों में हुए धमाके में 121 लोग मारे गए थे। हाल ही में हुए हमले के ठीक 10 दिन पहले राष्ट्रपति हसन महमूद ने अल-शबाब के खिलाफ हुई एक रैली में सेना से आतंकियों को निकाल बाहर करने का आह्वान किया। आज मैं चाहता हूं कि आप मुझसे वादा करें कि हम खैराजियों को खत्म करने के लिए एक साथ काम करते रहेंगे, क्योंकि वो हमारे कपड़ों में खटमल की तरह हैं। हमें उन्हें जल्दी ही साफ करके मिटा देना चाहिए। ये हमारा वादा है। इस साल की शुरुआत से भीषण लड़ाई चल रही है। सोमालियाई सेना ने जने अब्दाले शहर को आतंकियों के कब्जे से आजाद करा लिया, लेकिन सोमालिया के ग्रामीण इलाकों में अल-शबाब की अब भी गहरी पैठ है। वहां पर उसे हराना आसान नहीं होगा। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू को सरकार विरोधी प्रदर्शनों ने हिलाकर रख दिया है। दिसंबर से शुरू हुए प्रदर्शन में अब तक 59 मौतें हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारियों की बड़ी मांगों में
राष्ट्रपति दीना बोलुआर्ते का इस्तीफा, कांग्रेस को भंग करना और ताजा चुनाव कराना शामिल है। राष्ट्रपति दीना बोलुआर्ते की डिसअप्रूवल रेटिंग्स यानी उन्हें नापसंद करने की रेटिंग बहुत ज्यादा 71% तक हो चुकी है, लेकिन अपनी हट पर अड़ी हुई राष्ट्रपति ने पद छोड़ने से मना कर दिया है। तो ऐसे हालात में प्रदर्शनकारी करना क्या चाहते हैं, हमारी अगली रिपोर्ट आपको बताएगी। पेरू की राजधानी लीमा किसी युद्ध क्षेत्र जैसी दिखने लगी है। देश के अलग अलग हिस्सों से आए हजारों प्रदर्शनकारी लीमा की सड़कों पर उतर पड़े। दूर दराज के कुस्को और पूनो जैसे शहरों से आए हजारों प्रदर्शनकारी कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए लगी इमरजेंसी को धता बताकर ट्रकों और वैन के एक काफिले पर टूट पड़े। इस दौरान वहां मौजूद लोग उनका जोश बढ़ाते रहे। वो राष्ट्रपति दीना बोलुआर्ते के फौरन पद छोड़ने की मांग कर रहे हैं। वो ये भी चाहते हैं कि कांग्रेस भंग कर दी जाए। वो पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कास्टिजो को छोड़ने और फौरन ताजा चुनाव कराने की मांग भी कर रहे हैं। 7 दिसंबर को इन प्रदर्शनों की शुरुआत वामपंथी राष्ट्रपति पेड्रो कास्टिजो के सत्ता से बाहर होने पर हुई थी। वो तब गिरफ्तार कर लिए गए थे जब उन्होंने अपने खिलाफ लाए गए महाभियोग को टालने के लिए कांग्रेस को भंग करने की नाकाम कोशिश की थी। ग्रामीण इलाके में स्कूल टीचर और मजदूर नेता रह चुके पेड्रो कास्टिजो फिलहाल बारबेडेलू जेल में बंद है। राष्ट्रपति के तौर पर अपने 18 महीने के कार्यकाल में उन्हें पेरू की सत्ता पर लंबे वक्त तक काबिज रहे ताकतवर वर्ग का तीखा विरोध सहना पड़ा था। उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों के लिए आपराधिक जांच का भी सामना करना पड़ा। उनकी गिरफ्तारी के फौरन ही बाद देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। ये विरोध प्रदर्शन खास तौर से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब और स्थानीय समुदाय कर रहे थे, जो कास्टिजो पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह राजनीति को मानते हैं। पेरू के दक्षिण और पूर्वी इलाकों में लंबे वक्त से हो रहे ये विरोध प्रदर्शन अपने फैलाव और असर के मामले में लगातार बड़े होते जा रहे हैं और इनके नियंत्रण से बाहर हो जाने की आशंका। प्रतिक्रियावादियों और हिंसा कर रहे लोगों की तरफ से लगातार मेरे इस्तीफे की मांग आ रही है। ये लोग बड़ी संख्या में लोगों को अराजकता, अव्यवस्था और तोड़फोड़ के लिए उकसा रहे हैं। ऐसे लोगों से मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगी कि मैं इस्तीफा नहीं देने वाली हूँ। मेरी प्रतिबद्धता पेरू के प्रति है, न कि उन मुट्ठी भर लोगों के प्रति जो इस सरजमी का खून बहा रहे हैं। पेरू के 25 प्रांतों में 10 में 100 मुख्य सड़कों को जाम कर दिया गया है। कई जिलों में पूरी तरह से चक्का जाम है। सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक मुठभेड़ें हो रही हैं। एक तरफ तो वो आई एम सॉरी कहती हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो बातचीत करने के लिए भी आगे नहीं आती हैं। इसकी जगह वो पुलिस और सेना को हमें मारने के लिए भेजती हैं। सबसे बुरे हालात दक्षिणी शहर हुरियाका के हैं। 9 जनवरी को पेरू की नेशनल पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में 18 प्रदर्शनकारी मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हो गए। हुरियाका नरसंहार प्रदर्शन के दौरान हुई अब तक की सबसे भयंकर घटना है। पेरू का लोकतंत्र अभी भी अपने शुरुआती दौर में है, जो एक ओर अमीर तबके और दूसरी ओर खड़े ग्रामीण, गरीब और स्थानीय समुदायों के बीच की खाई को पाटने में नाकाम रहा है। अगर इस समस्या का हल ना निकाला गया तो डर यही है कि समाज में बढ़ती खाई मुल्क को पूर्ण अराजकता की तरफ न धकेल। तो ये था हमारा आज का शो। आपको ये शो कैसा लगा, आप ये बात हमें जरूर बताइए। आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे ट्विटर हैंडल के जरिए, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।